नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट नंबर 2 का वीडियो, जो कि रीट 2020 के लिए स्पेशल रूप से तैयार है और बाकी सभी एग्जाम के लिए जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता या एंशिएंट हिस्ट्री सभ्यता का जो टॉपिक है वो आता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है अपन ने व्यापार तक है, उनकी विशेषताएं हैं, व्यापार है, उनका नगरीय व्यवस्थाएं हैं, उनकी सारी है जानकारी अपन ने ली थी और शुरुआती उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी अपन ने देखे थे। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। तो आज अपन देखेंगे प्रशासन के बारे में। प्रशासन इनका कैसा था। हंटर ने इनका जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है मित्रों, जनतांत्रिक तंत्रात्मक बताया है। व्हीलर ने मतलब तंत्रात्मक था। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन और धर्म की इनमें मेहता थी, इसने व्हीलर ने कहा है। और स्टुअर्ट पिगट ने धार्मिक वर्ग के लोगों के हाथ में इनका शासन था, कहने का अर्थ है पुरोहित वर्गों के पास में इनका शासन था, ऐसा है स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। पिगट ने यह भी कहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। तो देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी है किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अर्नेस्ट मेके ने, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा है, उनके अनुसार यहाँ जो शासन है प्रतिनिधि वर्ग के पास में था। लोकप्रिय विचार यह है कि व्यापारियों का यहाँ पर अशासन था। शासन किन के द्वारा किया जाता था, व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। वी स्टुर्ब ने गुलामों पर आधारित शासन बताया है और दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली सोहान डायनेस्टी में हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा बताया है। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसे बताया, कालीबंगा ने, और किस पुस्तक में है, तो अर्ली सोहान डायनेस्टीज के अंदर बताया गया है। मित्रों, आप देख रहे हैं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंदों, सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना और जो बेल है इनको प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर, बेहतर। धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो मित्रों, मैंने एक बार ये पोल भी डाला था कि हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन सा माना जाता है, तो ये फागता को माना जाता है। फागता को हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पक्षी माना जाता है, तो ये फागता राइट रहेगा। स्त्री देवी की पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहूर्त पर स्त्री देवी के सिर पर पक्षी पंख फैलाए बैठा है। देखो, यहाँ पर स्त्री देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर एक मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, जहाँ पर पक्षी स्त्री देवी के सिर पर एक पक्षी है पंख फैलाए बैठा है और स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दर्शाया गया है। वृक्ष एवं पशुओं की है पूजा का, कहने का अर्थ है प्राकृतिक पूजा की यहाँ प्रचलन था। प्राकृतिक पूजा क्या करते थे। यहाँ पर इनका पवित्र जो वृक्ष है वो अश्वत्थ था। यह ध्यान रखोगे, अश्वत्थ है वो पीपल को कहा करते थे और पीपल इनका पवित्र पक्ष था। अश्वत्थ आ जाता है तो आप राइट करोगे। और नीम की भी पूजा किया करते थे। मित्रों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि यदि आप रीड के लिए स्पेशल रूप से एसएसटी की मेरी हैंड नोट है आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी आरबीएससी की भी मैं इंक्लूड कर दूंगा और सारे टॉपिक एसएसटी से संबंधित है वो सारे के सारे रखूंगा। वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन अंदर में तैयार होते लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा 6 से 10 तक की जो सारी एसएसटी के सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आरबीईएससी की, उनकी हैंड नोट ई बुक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिंक के अंदर मिल जाएगा आपको। वृक्षों एवं पशुओं की पूजा में है, आपने अश्वत्थ देख लिया। एक पुरुष देवता के सिर पर 3 सिंह और पद्मासन में बैठा है योगी और उनके चारों ओर एक, देखो यहाँ पर एक योगी की जो मूर्ति है 3 सिंह वाले, तो उसके एक तरफ हाथी है, फिर बाघ है, गेंडा है तथा आसन के नीचे एक भैंसा वे पैरों के पास में 2 हिरण बैठे हैं। तो कौन कौन से पक्षी जानवर या पशु
नहीं थे इनमें से ऐसा आता है तो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण ये पशु थे, और बाकी यदि ऑप्शन आ जाता है तो नहीं बताना आपको। एक सींग वाला गेंडा की है यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलन था। कुबड़ वाला सांड की यहाँ पर है वो पूजा क्या करते थे मुहरों में, और प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर पीपल की दो डालियों के मध्य एक देवता जिसकी पूजा 7 स्त्रियां कर रही है। मोहनजोदड़ो से एक सील पर प्राप्त हुआ है तो पीपल की दो डालियों के मध्य एक देवता जिसकी पूजा 7 स्त्रियां कर रही है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। प्रजनन शक्ति की यहाँ पूजा करते थे। लिंग की या योनि की पूजा क्या करते थे। मंदिर के अवशेष से प्राप्त नहीं हुए हैं। मूर्ति पूजक थे परंतु मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। धार्मिक प्रतीक इनके तो ये आप ध्यान रखोगे। तावीज मिला है तो ये भूत प्रेतों से रक्षार्थ थे। बेल है शिव का वाहन था। स्वास्तिक ये सूर्य उपासना का प्रतीक था। बकरा है बलि हेतु था। श्रृंग जो मिला है ये शिव का रूप था। नाग है पूजा हेतु प्रयोग में लेते थे। पैसा है देवता की विजय का प्रतीक था। और युगल स्वावधान है सती होने का अंदेशा लगता है। अब बात करें अपन सामाजिक जीवन की। समाज की इकाई इनकी परिवार थी। समाज मातृसत्तात्मक था। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिक वर्ग में ये समाज इनका विभाजित था। भोजन के रूप में ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। भोजन में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर व तरबूज वे लिया करते थे। और मांस के रूप में है ये सुअर, बकरी, मछली व गाय का मांस वो सेवन किया करते थे। गाय के भी आपको बिल मिल जाएंगे साक्ष्य, ये गाय का मांस सेवन करते थे, आगे अपन देखेंगे। आभूषण ये पुरुष व महिलाएं दोनों द्वारा है धारण किए जाते थे आभूषण। मनोरंजन के इनके साधन क्या थे? तो पासे का ये खेल खेला करते थे, नृत्य किया करते थे, शिकार जाया करते थे और पशुओं की लड़ाई का आयोजन है वे किया करते थे। ये इनका सामाजिक जीवन था। अंतिम संस्कार सामान्यतः 3 प्रथाएं थी अंतिम संस्कार की। दाह संस्कार हुआ करता था, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार के अंदर है शव के जलने के बाद राख को है वो दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण है शव को भूमि के अंदर दफन कर दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण है शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष जो होता था उसको दफना दिया जाता था, जो कि पारसी विधि से मिलती जुलती प्रथा थी। अब मृतक का सिर है अलग अलग वैसे तो विशेष तौर से है उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता था, परंतु अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की साक्ष्य भी मिले हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं कालीबंगा में मृतक का सिर है दक्षिण की ओर के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण की ओर रखा करते थे मृतक का सिर हड़प्पा और कालीबंगा। लोथल में है पूर्व की ओर भी रखने के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ से जो कि पंजाब में है पश्चिम की ओर सिर के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक है उत्तर दिशा की तरफ रखा करते थे, सामान्य सी बात है। और हड़प्पा और कालीबंगा में है दक्षिण की ओर रखने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से पूर्व की ओर रखने के और रोपड़ से पश्चिम की ओर रखने के। एक कब्र में एक शव को दफनाया जाता था। एक कब्र के अंदर है एक शव को ही दफनाया जाता था, परंतु इनके कई अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा से 2 शव एक साथ में है और लोथल से 3 शव एक ही कब्र में दफनाए गए हैं, ये इसके अपवाद है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाने के काम से साक्ष्य मिले हैं तो रोपड़ से मिले हैं। लोथल से मृतक के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से? लोथल से मृतक के साथ में बकरे के साक्ष्य। अब है सभ्यता के पतन पर विद्वानों के मत क्या थे। इसका पतन कैसे हुआ? तो ऋग्वेद, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिगट मोदे ने इन्होंने आर्यों द्वारा आक्रमण बाह्य आक्रमण से
इस सभ्यता का पतन हुआ था और मोहनजोदड़ो से एक डेड लाइन भी प्राप्त हुई है जहां पर सारे के सारे कंकाल है एक साथ में मिले हैं। अर्नेस्ट मेके और एस एन राव ने बाढ़ के प्रकोप के कारण इसका पतन बताया है। तो देखो बाह्य आक्रमण है ऋग्वेद, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर वाइलर और पिगट मोदेना। एमएस वत्स और जॉर्ज डेल्स ने नदियों की जलधाराओं में परिवर्तन के कारण इसका पतन बताया है। एमआर शाह ने भारी जल पलावन या भूतात्विक परिवर्तन के कारण है इसका पतन बताया। कैनेडी ने है महामारी का कारण बताया है। लैम्ब्रिक ने जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका पतन बताया। जॉन मार्शल ने भूकंप व प्रशासन में शिथिलता आई या फिर भूकंप आया था इस कारण है इसका पतन हुआ था, ये जॉन मार्शल का मानना है। अमलानंद घोष, आर.एन. स्टाइल और ने जलवायु परिवर्तन का कारण बताया है और फेयर सर्विस ने संसाधनों में कमी, वन का कटाव, पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरण में असंतुलन हुआ इसके कारण इसका पतन बताया है। राइक्स डी जिम कोशाम्बी ने मोहनजोदड़ो के लोगों को आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी थी, ऐसा राइक्स ने बताया है। अब इनकी लिपि के बारे में बात करते हैं। इनकी लिपि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और इसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले जो प्रथम विद्वान थे वे रेवरेंड हैरिस है। ये ध्यान रखोगे, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और इसे तमिल भाषा में बाएं से दाएं पढ़ने वाले भी प्रथम और तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले ही रेवरेंड हैरिस है। क्योंकि सिंधु घाटी को अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये परफेक्ट नहीं है, इन्होंने कोशिश की थी। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्होंने 1873 में ब्राह्मी लिपि से संबंधित इनको बताया था। इनकी जो लिपि थी भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ या बुस्ट्रोफेदम इसको माना जाता है। अक्षरों की संख्या इसके अंदर पिक्टोग्राफ में 400 हुआ करती थी। लेखन है दाएं से बाएं की तरफ किया करते थे और ये चित्र लेखन किया करते थे। मतलब इसकी लिपि के अंदर है चित्रों का लेखन है, शब्दों का लेखन नहीं है, अक्षरों का लेखन नहीं है। बुस्ट्रोफेदम कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं जो कि दाएं से बाएं लिखते लिखते पंक्ति बदलने का इसके अंदर एक व्यवस्था थी। ये लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे और लिपि की जो साक्ष्य है प्राचीन भारतीय लिपिमाला है, वो पुस्तक किसकी है ये से भी आ सकती है, तो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, जीएस ओझा की है पुस्तक है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। अंत के पश्चात उदित ग्रामीण बस्तियां, देखो इसका अंत हो गया था तो नई ग्रामीण बस्तियां उदित हुई थी, वो क्या? जूकर संस्कृति सिंध क्षेत्र में हुई थी। कब्रिस्तान एस संस्कृति है वो पश्चिमी पंजाब के अंदर। पांडुवर्णी मृद भांड वाली संस्कृति पूर्वी पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लाल चमकदार मृद भांड वाली संस्कृति गुजरात क्षेत्र में है, ये विकसित हुई थी। तो मित्रों आपने और हमने अभी तक देखा है हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, सारी की सारी विशेषताएं, उनका व्यापार, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कैसा जीवन था, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, सारी की सारी 2 वीडियो के अंदर देखी। अगले हैं अपन सारे के सारे देखेंगे प्रत्येक पुरास्थल के बारे में विस्तार से, तो बने रहे मेरे साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।